नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। हमें अपनी बुनियादी को और मजबूत बनाना होगा। दैनिक भास्कर। जाति गिनने पर जोर। दैनिक जागरण। मनरेगा पर बात, जनसत्ता कितने घंटे काम और कितना आराम। हिंदुस्तान। आप संपादकीय विस्तार से। हमें अपनी बुनियादी को और मजबूत बनाना होगा। दैनिक भास्कर। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार व्यक्ति का 90% दिमाग 5 साल तक की अवस्था में विकसित हो जाता है और रही उसके पानी जीवन का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आधार तैयार करता है। तथा कथित सांख्यिकीय लाभ की स्थिति यह है कि सरकार के ही NHS 5 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु के केवल 50.2% युवक और 40% महिला ही 10 वर्ष या उससे क्या की स्कूली शिक्षा पा सके हैं। 15 से 19 वर्ष की तरुण आबादी में जो अगले 3 दशकों तक देश का रोगी केवल 35.9 लड़के और 34% लड़कियां तक शिक्षा पा सके हैं। हमारे शिशुओं 2 साल तक के में जो केवल अगले या 1 या 2 दशकों में कार्य का हिस्सा बनने यानी तथा कथित मासिक डिविडेंड देने जा रहे हैं। 88.9% को न्यूनतम और समुचित पोषक असर नहीं मिल पाया है। समझा जा सकता है कि क्योंकि 17 से 18 अनुवर्ग में जो 77% ही कक्षा की 2 पुस्तकें पढ़ पाते हैं और 35% ही गणित के सामान्य हल कर पाते हैं, यही पुत्र अगले कई दशकों तक भारत का भविष्य तय करेंगे। यह भी ध्यान रहे कि 2030 तक के बाद हर साल वृद्धों की आबादी बढ़ती जाएगी और युवाओं की कम होती जाएगी। AI और क्वांटम कंप्यूटिंग चिप के गुण और जटिल ज्ञान के दौर में क्या हम चीन और अमेरिका के मुकाबले खड़े हो पाएंगे? जाति गिनने पर जोर। दैनिक जागरण। पटना पहुंचे राहुल गांधी ने जातिगत गणना पर जोर देते हुए जिस तरह ये कहा कि बिना किसी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का समाज नहीं होगा, वह इसलिए परेशान करने वाला है क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते जातिवार गणना क्यों नहीं हुई? क्या राहुल गांधी यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जातिगत गणना न कराकर दलितों, आदिवासी और पिछड़ों को विकास से जानबूझकर वंचित किया गया है? क्या इस तथ्य को मुंह मोड़ना सही होगा कि स्वतंत्रता के बाद जातिगत गणना न होने के बाद भी इन वर्गों का न केवल उल्लेखनीय विकास हुआ है बल्कि जातीय विभाजन भी कम हुआ है? राहुल गांधी जातिगत गणना की जिद पकड़ने के साथ उसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर भी जोर दे रहे हैं। आखिर वंचितों, पिछड़ों के उत्थान और कल्याण के कार्यक्रम उनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत देखकर चलाए जाने चाहिए या फिर उनकी संख्या के हिसाब से? यह ठीक नहीं कि राहुल गांधी जातिगत गणना की मांग करते हुए जातीय वैमनस्य पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह कोशिश उसी खतरे को रेखांकित करती है जिससे उभरने की आशंका है। खतरा केवल इसका नहीं कि जातिगत गणना के आंकड़ों के सहारे जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो सकती है। खतरा इसका भी है कि जातिवाद राजनीति के नए सिरे से बल मिल सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में किस तरह कुछ राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनिंदा जातियों को गोलबंद करके राजनीति करते रहे हैं, भले ही इसके नतीजे में सामान्य जातीय वैमनस्य बढ़ा हो। देश में कई राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो जाति द्वेष की राजनीति करते हैं। इससे इनकार नहीं की जातिगत गणना से यह पता चलेगा कि विभिन्न जाति समूहों की कितनी संख्या है, लेकिन यह माहौल बनाना ठीक नहीं कि देश की समस्त समस्याओं के समाधान की कुंजी जाति गिनने में ही है। यह माहौल तो भारतीय समाज में उस विभेदकारी जाति व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा जिसे टूटना चाहिए और जो हाल के दशकों में एक बड़ी हद तक टूटी भी है। अच्छा होता कि बिहार यात्रा पर गए राहुल गांधी इससे अवगत होते कि एक समय इस राज्य में जातीय हिंसा किस तरह चरम पर थी। राहुल गांधी की माने तो शासन तंत्र के साथ निजी क्षेत्र में भी जातियों के समुचित प्रतिनिधित्व के अभाव संतुलन का कारण जातिगत जनगणना न होना है। अच्छा होता कि यह बताते हुए कि अभाव अथवा असंतुलन जाति गिनने से कैसे दूर हो जाएगा। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमुक क्षेत्रों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हिस्सेदारी कम है, लेकिन क्या कांग्रेस के प्रकोष्ठों में उनकी समुचित भागीदारी है?
मनरेगा पर मार्जन सत्ता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा से जुड़े श्रमिक लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। सिलसिला 4 वर्षों से जारी है। इस दौरान कई आरोप लगे और सरकार ने सफाई भी दी, मगर अब केंद्र ने अंततः स्वीकार कर लिया है कि वर्ष 2022 से 2024 के मध्य 1,55,00,000 से अधिक मजदूरों के नाम हटा दिए गए हैं। आश्चर्य है कि करोड़ों नागरिकों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज तो दिया जा रहा है, लेकिन काम नहीं। यह निराशाजनक है कि जो लाखों श्रमिक काम कर रहे थे वे अब खाली बैठ गए। मनरेगा के माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन किया जाता है। इस योजना में सरकार हर वर्ष बड़ा निवेश करती है। वित्त वर्ष 2024-2025 में ही 86,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। यह समझ से परे है कि इतना बड़ा बजट रखने के बावजूद इस योजना से जुड़े श्रमिक क्यों हटाए जा रहे हैं, जबकि संवैधानिक प्रतिबद्धता जताई गई है कि मनरेगा के जरिए ग्रामीण भारत के नागरिकों को देश के विकास से जोड़ा जाएगा। शहरों की तरह गांव में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कितने घंटे काम और कितना आराम। हिंदुस्तान संघमित्राशील आचार्य प्रोफेसर JNU। इंफोसिस के सह संस्थापक N नारायण मूर्ति का 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करने और LHD चेयरमैन SN सुब्रमण्यम द्वारा हर हफ्ते 90 घंटे काम करने के संबंधी बयान के बाद टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी नाम चीन कंपनियों के CEO एलन मस्क ने कर्मचारियों को सप्ताह में 120 घंटे काम करने का सुझाव दिया है। स्वाभाविक ही दुनिया भर में इसका विरोध हो रहा है। वास्तव में आदर्श मानक से अधिक काम करने की जो सलाह दी जा रही है वह नौजवानों के उत्साह का अपने हित में इस्तेमाल करने की एक रणनीति है, मगर इसका नुकसान सिर्फ कर्मचारियों के तन पर बल्कि मन पर भी खूब होगा। अधिक घंटे तक काम करने से हमारा निजी रिश्ता भी प्रभावित होता है, फिर चाहे वह घर के भीतर हो या बाहर। फिर कार्यस्थल पर अब तो कई परिवार खाने के टेबल पर फोन से दूरी बरतने लगे हैं ताकि वह वक्त जो परिजनों के साथ बिता सकें। महिलाओं के लिए स्थिति और विकट हो सकती है। उन्हें दफ्तर का काम तो करना पड़ेगा, घर की भी दूसरी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी। ऐसे में तो उनके लिए स्थिति जीवन मरण जैसी बन जाएगी। यही सही है कि आज भी अपने यहाँ कोई ऐसे कर्मचारी होंगे जो 8 घंटे रोजाना से अधिक काम कर रहे हैं। इसमें हम उन महिलाओं के बारे में भी सोच रहे हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में अपना पूरा दिन लगा रही हैं। वे तो रोजाना 20 घंटे तक काम कर ही रही हैं, मगर अब मानक गणने की बात हो तो अब हमें सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। वैसे भी फैक्ट्री एक्ट 1948 में अधिक से अधिक 9 घंटे काम लेने का प्रावधान है। इसके ऊपर काम करने पर ओवर टाइम और कर्मचारियों को विश्राम का भी प्रावधान है। धन्यवाद।